तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इंसाफ, न्याय, जस्टिस, आपने कभी ना कभी ऐसे अल्फाज को ज़रूर सुना होगा। किसी ज़माने में अदालतों के ज़रिए जब फैसले दिए जाते थे तब कुछ ऐसे ही मिलते जुलते शब्द सुनाई दिया करते थे। पुराने दौर में इन शब्दों को सुनने पर कहा जाता था कि उस दौर में इंसाफ की चौखट पर केवल इंसाफ हुआ करता था। इंसाफ का मरकज़ कहीं जाने वाली उस इमारत के फैसले में ना तो पक्षपात होता था और ना ही गैर बराबरी, ना ऊंच नीच होती थी, ना धर्म, मजहब और सियासत की कोई असर, क्योंकि उस दौर में फैसला सुनाने वाले हाकिम इंसाफ परस्त हुआ करते थे। उस दौर में हकीमों के सीने में इंसाफ सुनाने की ताकत हुआ करती थी। उनका ईमान हिलाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उस दौर में सच और झूठ को दूर से ही भांप लेने वाले हाकिम मौजूद थे जो जायज और नाजायज की तमीज रखते थे। शायद इंसाफ सुनाने वाली उस इमारत को अदालत कहा जाता है। हो सकता है अदालत के बारे में हमारी राय से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जब गुरूर, जबर, तानाशाही और ताकत की बुनियाद पर तख्त संभालने वाले ही फैसला सुनाने लगे तब इन अदालतों का वजूद खत्म हो जाता है। तब यह ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि अदालतों से इंसाफ करने का सिस्टम पुराना हो चुका है। तब अदालत ना होकर महज ईंट, पत्थर और गारे की एक इमारत रह जाती है जिसके अंदर किसी दौर में फैसले सुनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि इन अदालतों ने इंसाफ का निज़ाम अचानक उठ गया हो, बल्कि ये धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ती गई। इंसाफ तो तभी खत्म हो गया था जब हाकिम ने रात में ख्वाब देखकर अपना फैसला सुना दिया। हम दुनिया के एक ऐसे देश की अदालत और वहां के इंसाफ की बात कर रहे हैं जिसका नाम लेने की हमें कोई जरूरत नहीं। आज देश की अदालत में बैठने वाला हाकिम ही ख्वाब की ताबीर करने लगे तब उसकी कलम केवल और केवल फैसला सुनाती है, इंसाफ नहीं। जब किसी के लिबास को देकर कलम अपना फैसला सुनाने लगे तब इंसाफ कहाँ जिंदा रहता है। तब कातिल के चेहरे की मुस्कान उसे बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों को मजबूर कर दे तब भी ये सवाल उठता है कि आखिर इन पत्थरों की इमारत को आप अदालत कैसे कहेंगे। जब फैसले जज्बात पर लिखे जा रहे हों तो आप अदालत कैसे कहेंगे। ऐसे में सवाल है कि जब इंसाफ का जनाजा उठ चुका हो और जब फैसलों में इंसाफ ही खामोश हो, इंसानों की हुकूक को पामाल किया जा रहा हो, जब कलम की स्याही बिकने लगे तब समझ लीजिए कि इंसाफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक दास्तान है और कुछ नहीं। तो फिर ऐसे में सवाल है कि ऐसी इमारतों को अदालत क्यों कहा जाए। ऐसी इमारतों को अदालत मानने की क्या मजबूरी है जब उनकी कलम की स्याही किसी की मुस्कान देखकर अपना फैसला बदल दे, जब खुलेआम कातिल घूम रहा हो, जब इन अदालतों के जरिए सुनाए गए फैसले को इंसाफ कैसे मान लिया जाए। एक बच्चा भी समझ लेगा कि बिकने वाली चीज का नाम इंसाफ नहीं। इंसाफ तो तब होगा जब फैसला सुनाने वाला किसी की सिफारिश पर हाकिम ना बना हो, हाकिम ऐसा जो गुलामी ना करता हो, जब कलम को पकड़ने वाले का ईमान जिंदा हो, जिसने अपने ज़मीर से समझौता ना किया हो, जिसमें इंसाफ की समझ हो, वही फैसला सुना सकता है और उसी फैसले को इंसाफ माना जाएगा। दरअसल हमारी इसी धरती पर एक ऐसा देश है जहां हाकिमों की जबान काट दी गई है। उनके अंदर अब इतनी ताकत ही नहीं रही वो इंसाफ सुना सकें। उनके कलम की स्याही सूख चुकी है, लिहाजा अब वो अपना फैसला भी नहीं लिख सकते। दूसरे देशों को फिलहाल विश्वगुरु भारत की तरफ देखना चाहिए। दुनिया की अदालतों में केवल फैसले होते हैं जबकि हमारे देश की अदालतों में इंसाफ होता है। दूसरे देशों में हुकूमत ही फैसला सुना देती है, ना कोई जांच, ना कोई अदालती ट्रायल और ना ही कोई मुकदमे का बोझ। बस रियासत के मालिक ने जो इशारा कर दिया वही फैसला हो गया। न खाता न बही, जो मालिक कह दे बस वही सही। दूसरे देशों में मजहब के आधार पर दूसरे मजहब के लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनके घरों से बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाता है। सुना है आस्तिक लोगों ईश्वर में बहुत यकीन रखते हैं। सुना है कि जब एक शख्स किसी मजहब पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारता है तब उसके किरदार को देखकर उसके मन में बसे ईश्वर को देखा जाता है। क्या आज के दौर में जिन देशों ने अपने अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलाया है, क्या उनके खुदा को इंसाफ परस्त माना जा सकता है? आखिर वो कौन से खुदा को मानते हैं जिस खुदा में इंसाफ ही नहीं? आखिर उनका खुदा क्या वाकई खुदा है जिसने अपने मानने वाले को नाइंसाफी के रास्ते पर चलने पर सीख दे दी है?
सुनने में आ रहा है कि विदेश में बहुसंख्यक आबादी अपना त्योहार मनाने के लिए गली गली में घूमकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, गैर मजहब को मानने वालों की आबादी में पहुंचकर अपने खुदा को मानने की तबलीग कर रहा है, हाथों में हथियार लहराकर दूसरे मजहब को ललकारने का काम चल रहा है, उनकी मां बहनों को घर से खींचकर बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है। विदेशों में हालात इस हद तक खराब हैं कि दूसरे मजहब के लोगों की इबादत गाह पर हमले हो रहे हैं, उनकी गुंबदों पर अपने मजहब का परचम लहराया जा रहा है। जब दूसरे मजहब वाले इन हरकतों पर जुबान खोल देते हैं तो फिर उन पर पत्थरबाजी का इल्जाम लगाकर उनके आशियाने पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जबकि उस गरीब के पास रहने को अब कोई ठिकाना ही नहीं बचा। विदेशों में हालात इस हद तक खराब हैं कि वहां अदालतें बिल्कुल खामोश हैं। जो अदालत कल तक कहा करती थी कि आप कुछ भी करेंगे और हम क्या चुपचाप देखते रहेंगे, आज वही हाकिम हुकूमत के हुक्म को फैसला मान रहे हैं। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि जब सब कुछ का मतलब हुकूमत है और बुलडोजर ही इंसाफ है, तो फिर इंसाफ की इमारतों को अदालत क्यों कहा जाए? जब दूसरों के मोहल्ले में कानून के मुहाफिजों की मौजूदगी में हुड़दंग और आगजनी चल रही हो, तब वर्दी के पुरोधाओं को दंगाई कहने से गुरेज नहीं करना चाहिए। जब एक रैली शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो जाए तो इसे कौन से मजहब का नाम देंगे? डीजे पर बज रहे गाने उस इंसाफ की इमारत को चुनौती दे रहे हैं कि हम तो कुछ भी करेंगे, बदले में तुम हमारा क्या उखाड़ सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? देखो, हमने अपनी तलवारें लहरा दी हैं। भड़काऊ नारे चीख चीख कर अदालतों से कह रही थी कि हमारी तलवार ही अदालत है, और तलवार इंसाफ के मरकज को कह रही है कि तुम्हारा यहां क्या काम। दरअसल चुनौती सिर्फ अदालतों को ही नहीं बल्कि हाकिम के कलम की स्याही को दी जा रही है। उनकी तलवार कह रही है कि उन बाजुओं में ताकत नहीं जो हमें रोक सके, उस जबान में इतनी ताकत नहीं जो इंसाफ का एक लफ्ज भी अपनी जबान पर ला सके, क्योंकि सब कुछ का मतलब केवल और केवल ताकत रह गया है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अदालतों का वजूद खत्म हो जाता है, फिर मजहबी के आधार पर घरों का निशाना बनाया जाता है, वहां झंडे लहराए जाते हैं, मोहल्लों में खास समुदाय के घरों पर पत्थरबाजी और आगजनी होती है, और फिर शुरू होता है इंसाफ का नाटक। हम इसे नाटक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी हो और स्टेज पर आंसू बह रहे हों, जज्बात भड़काए जा रहे हों, म्यान से तलवारें खींची जा रही हों, तो इस बात को समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि इसे ही ड्रामा कहा जाता है, इसे ही स्टेज शो कहा जाता है, इसे ही ड्रामा कहा जाता है, जिसमें शक्ति प्रदर्शन करने वालों को थिएटर आर्टिस्ट कहा जाता है। फिर स्क्रिप्ट के मुताबिक जांच होती है। जांच में स्क्रिप्ट के मुताबिक उन मकानों की तस्दीक की जाती है जिन पर पत्थरबाजी का इल्जाम लगाया जाता है। फिर स्क्रिप्ट के मुताबिक नेता का नेता जज्बाती बयान देता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक ही इंसाफ की बात करता है, और फिर रटी रटाई स्क्रिप्ट के मुताबिक घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। हम उस देश का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ना ही हम किसी खास मजहब, किसी खास सियासी पार्टी का नाम लेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमारी इस खबर को सुनते हुए आपको एहसास हो ये घटना आपके देश की है, तो इसे महज एक संयोग मानना जाएगा, क्योंकि हमारी इस खबर में आज आपको सिर्फ इशारों की भाषा में खबर सुनाई गई है। बाकी अगर आपको ये लगता है कि हम किसी आज़ाद देश की घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो इसे महज इत्तेफाक ही माना जा सकता है, क्योंकि हमारे देश की अदालतों में आज भी इंसाफ जिंदा है। हमारे देश की अदालतों में चेहरे की मुस्कान देखकर कातिल को बाइज्जत बरी नहीं करते। विदेशों में हालत इस हद तक बुरे हैं कि पड़ोसी के खान पान पर उंगली उठाई जा रही है। आप अपने घर में बंद दरवाजे पीछे अगर कुछ खाते हैं तो इससे भी आपके पड़ोसी की भावनाएं आहत होने लगे। तो ऐसे में सवाल होता है कि क्या भावनाएं सिर्फ हमारे पड़ोसी के पास हैं? जब एडोल्फ जुम्मन अपने घर में बकरे का पाया खा रहे हों और उनके पड़ोस में एडोल्फ हिटलर की भावनाएं सिर्फ इसलिए भाग जाए क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने उपवास रखा है, तो फिर सोचिए कि आखिर ऐसा उपवास और ऐसी इबादत किस काम की, जो बंद दरवाजे के पीछे गोश्त खा रहे एडोल्फ जुम्मन की वजह से एडोल्फ हिटलर की इबादत खतरे में आ जाए। तब ये सवाल सिर्फ एडोल्फ जुम्मन और एडोल्फ हिटलर पर खड़ा नहीं होता, बल्कि एडोल्फ हिटलर और एडोल्फ जुम्मन जिन इमारतों को अदालत समझ रहे थे, दरअसल वो अदालतें कॉमेडी शो में तब्दील हो चुकी हैं, जहां लिखे लिखाए स्क्रिप्ट के आधार पर जज हथौड़े चलाता है, जहां लिखे लिखाए स्क्रिप्ट हाई स्क्रिप्ट को देखकर जज कलम में स्याही भरता है और फिर लिखी लिखाई के तहत कलम चलाने की एक्टिंग करता है। तो आप ऐसी इमारतों को ही अदालत मानने के एक्टिंग कर लीजिए, क्योंकि इंसाफ का दिवाला उठ चुका है। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं
जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।